एक ऐसी कहानी जिसके अंदर डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमंस विलेन होंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर जो ह्यूमंस हैं उन्होंने डीमंस को इतना बड़ा धोखा दिया था कि डीमंस को अब एक हीरो को रेस करना पड़ जाता है, यानी कि वो एक हीरो को पालते हैं और फिर वो हीरो निकलता है अपनी जर्नी पर उन ह्यूमन एम्परर्स को जान से मारने के लिए, जिनकी वजह से लाखों की संख्या में डीमंस मारे गए थे। इस सीरीज के अंदर फाइट सीन्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन जब हमारा हीरो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स के साथ में मिलेगा तो उन लोगों की भी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है और इस सीरीज को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं सबसे पहला हूं जो कि इस पर वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आप खुद ब खुद ही मजबूर हो जाओगे इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तो अब इस कहानी की जो शुरुआत है वो एक उड़ती हुई तितली की मौत के साथ में होती है और इसके अंदर वक्त दिखाया जाता है 60 साल पहले का। जगह होती है चैंगी पिंगी और ये असल में मिडिल लैंड के सभी स्टेट्स का बॉर्डर है। उसी समय पर अब एक काफी अजीब सा पोर्टल ओपन होने वाला था, जिसके अंदर से निकलने वाले हैं घोस्ट क्लेन के लोग। मतलब साफ है कि मिडिल लैंड में जो कोई भी रहता है, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर डीमंस हो, सभी को मिलकर इस कैटास्ट्रॉफी का सामना करना होगा। ह्यूमन वर्ल्ड के सन ऑफ हेवन कहे जाने वाले एम्परर, जिनका नाम है जिन एलवी होंग, उन्होंने अब अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करने का ऑर्डर दे दिया था और डीमन क्लेन के जो 5 मेजर सेक्टर होते हैं वो सभी के सभी भी अपनी पूरी सेना के साथ में सन ऑफ हेवन का साथ देने के लिए आ गए हैं, जिनमें से पहले वाले का नाम होता है डीमन हेंकाई, दूसरे वाले का नाम होता है डीमन ईमेई, उसी तरीके से डीमन 2 डीमन किंग यिंगजी और डीमन किंग गुडोंग, और इन सभी से ऊपर होते हैं सेज हेईबाई, जिनको कहा जाता है 5 ग्रेट सेजेस का लीडर डीमन किंग फिशी। और इन सभी के सभी डीमन क्लेन्स के लीडर्स ने मिलकर करीबन 3 लाख से भी ज्यादा डीमंस की आर्मी को असेंबल कर लिया था, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि घोस्ट क्लेन की संख्या कितनी ज्यादा आएगी। उसी मोमेंट पर अब डीमन बिंग लू बताते हैं कि घोस्ट क्लेन की आर्मी अब आने ही वाली है और घोस्ट क्लेन की आर्मी को देखकर सभी के सभी डीमंस पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा बताया ही नहीं गया था कि घोस्ट क्लेन इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी तक ह्यूमन एम्परर की आर्मी भी यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी डीमन किंग हेईबाई ये कहते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस हम सभी के सभी इस मिडिल लैंड में रहते हैं, तो जितनी जिम्मेदारी ह्यूमंस की है उतनी ही हमारी भी है इस धरती को बचाने की। भले ही सही समय पर इंसान यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन तब तक हम इन घोस्ट क्लेन के लोगों को संभालेंगे। अब चाहे इस लड़ाई में हमारा सर कटे, हमारा खून बहे या फिर हमारा वजूद ही मिट जाए, लेकिन अब हम डीमंस पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद फिर डीमंस और घोस्ट क्लेन के बीच में इस सदी का सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल भी होता है और ये जो बैटल है वो बढ़ती हुई कहानी के साथ में हमें उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई जाएगी, क्योंकि फिर तभी जाकर सारी की सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 60 साल बाद डीमन रियल्म के कियोंग लियांग माउंटेन में। और एक डीमन प्रिंसेस हमें यह कहानी सुना रही थी कि उससे बैटल के अंदर आखिरकार डीमन से जीत गए थे और घोस्ट क्लेन वालों को हरा दिया गया था। यही तो वो रीजन है कि अभी इतने 60 सालों में कोई भी बैटल देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे बैटल के अंदर जो ब्रूटैलिटी देखने को मिली थी उससे इतना ज्यादा खून बहा था कि जो बैटल फील्ड था वह पूरा का पूरा खून से सन चुका था, जो कि हम लोगों को काफी क्रेजी लेवल के विजुअल्स के साथ में दिखाया भी जाता है। घोस्ट क्लेन की आर्मी के अंदर एक से बढ़कर एक महारथी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि डीमन क्लेन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। ये जो घोस्ट क्लेन के वॉरियर्स हैं वो डीमन क्लेन के वॉरियर्स को बहुत ही ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ में मारते हैं, कईयों को तो वो कच्चा भी चबा जाते हैं। डीमन किंग हेईबाई अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ते हैं, लेकिन 5 ग्रेट सेजेस में से 3 की इस बैटल में मौत हो जाती है और 2 इतने ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं कि वो भी किसी भी वक्त मर सकते थे। डीमंस की 3 लाख की सेना में से केवल और केवल 700 ही
ही जिंदा बचते हैं, लेकिन आखिरकार एक जीत तो जीत ही मानी जाएगी। उसके बाद फिर सभी डीमंस इकट्ठा हुए, ह्यूमन एम्परर होंग भी सामने आए, इनके बीच में बैटल हुआ और उसके बाद इंसानों ने डीमंस को हरा दिया। इसी वजह से तो अभी डीमंस कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाते। जो ये सारी की सारी कहानी सुनने के बाद जो प्रिंसेस का क्रो है वो ये कहता है कि आपने ये लास्ट में इतना जल्दी जल्दी क्यों बता दिया, क्योंकि प्रिंसेस असल में अपने उसी क्रो को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहती है ताकि वो इंसानी दुनिया को क्रो की आंखों से देख सके, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये क्रो यहाँ से निकल जाता है और अब उसके सामने होता है कलरफुल सिल्क के बैरियर, लेकिन ये तो अभी इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही है। वो क्रो अब फाइनली डीमन रियल्म से निकलकर ह्यूमन रियल्म में आ जाता है और वो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल इंसानों की जिंदगी को, लेकिन तभी उसको समंदर में एक शी वुल्फ नजर आती है, यानी कि एक डीमन नजर आती है और वो भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, जो कि बड़े मजे से धूप सेक रही थी। लेकिन उसके अगले ही पल उसे एक स्लैश के साथ में मार दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के जो दाव मास्टर्स हैं वो डीमंस को देखते ही उनका काम तमाम कर देते हैं। और ये बात सुनते ही उस कौवे की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो भी तो एक डीमन है और इंसानी दुनिया के अंदर जो आ गया है। इन दोनों के बीच में अब हमें काफी प्यारी सी नोकझोंक भी देखने को मिलती है और ये जो प्रिंसेस है वो कौवे को ब्लैकमेल करती है कि तुम ही तो मेरी आंखें हो, अगर तुम ही मुझे धोखा दे दोगे तो मेरा क्या होगा। जिसके बाद अब वो कौवा आगे बढ़ते हुए अब एक काफी ऊंची सी जगह को देखता है जिसको कहा जाता है चुनफेंग टेरेस, और यही वो जगह है जहाँ से पूरी की पूरी कहानी बदलने वाली है। हमारा हीरो भी यहीं पर ही देखने को मिलेगा। और वैसे ये जो चुनफेंग टेरेस है इसको जाना जाता है डेथ शीकिंग टेरेस के भी नाम से, क्योंकि जो भी लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर यहाँ चुनफेंग टेरेस पर आते हैं उनमें से कम 10 में से 7 लोग तो कूद कर अपनी जान दे ही देते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आज से 70 साल पहले एक बाईमा नाम के मॉन्क ने इसी टेरेस के ही ऊपर एक मॉन्क स्टोन को रख दिया था और उसने ये कहा था कि जो कोई भी इस मॉन्क स्टोन के सामने आकर मरने से पहले कन्फेस करेगा तो हो सकता है कि शायद वो इंसान वापस लौट जाए और मरने का ख्याल भी छोड़ दे। जिसके बाद अब हम उसी मॉन्क स्टोन को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा बैठकर अब उसे ये बता रहा होता है कि मैं एक क्यूट से पिग को लेकर आया था जिसे मैंने अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा, लेकिन उसके टस्क इतने ज्यादा बड़े हो गए कि उसके खुद के ब्रेन में घुसकर वो खुद ही मर गया। और इसी वजह से ये बंदा इतना ज्यादा परेशान हो गया कि ये खुद ब खुद ही अपनी जान दे देता है। और अब आता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पेंडा ली, जो कि हमेशा ही अपने साथ में एक कलरफुल सिल्क क्लाउड को लेकर चलता है। और पेंडा ली ने उस मॉन्क स्टोन से कुछ ऐसा कहा था जिससे कि वो तो जिंदा ही हो जाता है। और आज तक इंसान जिसे अपने जीवन गाथा सुना के यहाँ से नीचे कूद जाते थे, आज तो ये मॉन्क खुद ही यहाँ से नीचे कूद जाता है पेंडा ली की बातों को सुनकर। जो चीज देख के यहाँ पर जो बंदे नीचे कूदने के लिए आए थे उन सभी की हवा टाइट हो गई थी। पेंडा ली ये कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये स्टोन मॉन्क इतना बड़ा कायर निकलेगा। खैर छोड़ो, मैं उसको अकेले ही मार दूंगा, लेकिन उसके पीछे ये जो बाकी के बंदे आए हुए थे वो कुछ ज्यादा ही शोर मचाने लगते हैं। जहाँ पर पेंडा ली निकालता है अपने गोल्डन वुडन फ्रॉक को जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सारे के सारे इंसानों को सीधा स्वेलो ही कर जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद उस कौवे की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिसे देखने के बाद पेंडा ली उससे ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज के समय में भी डीमंस ह्यूमन रियल में आने की हिम्मत कर रहे हैं। वो कौवा कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरा नाम है डबल ब्लेड वू मियान, जो नाम वैसे मुझे मेरी मास्टर ने दिया था। प्रिंसेस कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम डबल ब्लेड नहीं बल्कि डबल बकवास होना चाहिए, क्योंकि तुम ये चपड़ चपड़ करते ही रहते हो। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है वो ताओइस्ट मास्टर जो कि वू मियान की पावर को सेंस करके यहाँ पर आया था। वो ये कहता है कि डीमन कौवे नीचे आ जाओ क्योंकि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। वू मियान कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों करोगे जबकि मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं। जब मैं खुद भी एक छोटा सा बच्चा था तो मैंने डूबते हुए एक छोटे बच्चे को बचाया था। 4 साल की उम्र में मैंने दर्जन भर लोगों की जान बचाई थी, कई सारे लुटेरों को भगाकर। यहाँ तक कि 10 साल का होने के बाद मैंने कई सारे गाँवों को खाली करवा दिया था
था क्योंकि वहाँ पर बाढ़ जो आने वाली थी। जिसकी बातों को सुनकर पेंडा ली अब उसे ताओइस्ट मास्टर से कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से इस कौवे ने जो अच्छे काम किए हैं वो तो मुझे लगता है कि तुमने भी कभी नहीं किए होंगे, इसीलिए अब मैं इस डीमन को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे भी डीमंस ने ही बड़ा किया था। जिससे कि अब गुस्से में आकर वो ताओ मास्टर अब अटैक जैसे ही करने लगता है तो पेंडाली अपने गोल्डन फ्रॉग को निकाल के इससे ताओइस्ट मास्टर को भी स्वेलो करवा लेता है। जो चीजें देखने के बाद कौवे की मास्टर यानी कि प्रिंसेस डीमन अब पूछती है पेंडा ली से कि तुम आखिर कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम है ली जियोंग माओ या फिर तुम मुझे पेंडा ली के नाम से भी बुला सकती हो, और ये जो ऊपर लटकता हुआ मेरा कलरफुल सिल्क क्लाउड है उसके अंदर मेरे जरूरत की सारी चीजें होती है। पेंडा ली को रेस किया है असल में लॉर्ड टाइशी नाम के मशरूम डीमन ने। लॉर्ड टाइशी एक इतने महान डीमन है कि हर किसी को उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। पेंडा ली अब तभी ये बताता है कि मैंने उस मॉन्क स्टोन से हेल्प मांगी थी कि वो मेरी हेल्प करे एक बंदे को जान से मरवाने में, जिसका नाम है डिवाइन मॉन्क बाइमा, और वही उस मॉन्क स्टोन को यहाँ पर लेकर आया था। और वैसे ये जो मॉन्क बाइमा है उनका जो पावर लेवल है, उनका जो ऑरा है, उस तक पहुँचना कोई भी आसान चीज नहीं है। कई सालों के बाद आज मॉन्क बाइमा यहाँ पर वापस लौटने वाले थे, जो कि काफी शानदार एंट्री मारते हैं और इन दोनों का अब आमना सामना हो चुका था। पेंडाली ये कह रहा था कि मैंने तो ये प्लान बनाया था कि जब आप उस मॉन्क स्टोन को मारने के लिए जाओगे तो उसकी जगह पे मैं बैठा हुआ होता और अचानक से आपके ऊपर हमला करता, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो स्टोन मॉन्क इतना बड़ा कायर निकलेगा। और बाइमा आज अपनी आंखों के सामने पहली बार इतने ज्यादा पावरफुल लड़के को देख रहे थे। बाइमा उससे ये कहते हैं कि वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आखिर मुझे मारना ही क्यों चाहते हो। पेंडाली कहता है कि जैसा कि हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है कि 60 साल पहले चैंग पिंगी के अंदर जो बैटल हुआ था उसमें डीमन क्लेन ने जो घोस्ट क्लेन के खिलाफ जंग जीत ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूमन क्लेन के ऊपर भी हमला किया था, जिसमें डीमंस को हरा दिया गया और एक नियम बनाया गया कि कोई भी डीमन ह्यूमन रियल्म में नहीं आएगा। और ये तो वो है जो कि किताबों के अंदर लिखा गया है, लेकिन आखिर ये कौन बताएगा कि असल में डीमन क्लेन को समन किया ही था एम्परर होंग ने। एंशिएंट बुक्स कभी भी ये नहीं बताएंगे कि जब घोस्ट क्लेन उनके सामने आया तो उनके पांव डगमगाए नहीं थे। और 5 ग्रेट सेजेस के भी मास्टर जिनका नाम है हेई बाई, उनको भी एक बंदे ने मनाया था जिसका नाम था असल में डिवाइन मॉन्क बाइमा। केवल और केवल बाइमा की हेल्प करने के लिए सेज हेई बाई ने 3 लाख डीमंस की आर्मी को असेंबल किया था। हिस्ट्री बुक्स कभी भी ये नहीं बताएंगे कि बैटल के समय पर एक भी ह्यूमन वॉरियर वहां पर मौजूद नहीं था, जिससे कि उन्हें अकेले ही वो जंग लड़नी पड़ी, अपने लाखों सिपाहियों को भी गंवाना पड़ा। और जब तक वो अपने साथियों का शोक मना ही पाते कि फिर वहां पर एंट्री हुई थी ह्यूमन वॉरियर्स की। हेई बाई को तो ये लगा था कि इंसान उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही ह्यूमन एम्परर ने डीमंस को मारने का ऑर्डर दिया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। और जो कहानी बताई जाती है कि जंग जीतने के बाद डीमंस ने ह्यूमंस के खिलाफ एक और जंग छेड़ी थी, वो असल में पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि ह्यूमंस ने डीमंस को धोखा दिया और उनकी लाचारी का फायदा उठाया। और जो केवल गिने चुने 700 डीमंस से बचे हुए थे उन्हें भी चुन चुन कर मारा गया। सेज हेई बाई जो कि किसी मॉन्क या फिर कहें कि एक गॉड बीइंग से कम नहीं थे, उन्हें इतना बड़ा विश्वासघात दिया गया और उन्हें भी बेरहमी के साथ में मारा गया था। पेंडाली ये कहता है कि और ये जो सब कुछ हुआ था वो शेज हेई बाई के केवल एक छोटे से भरोसे की वजह से हुआ था। डिवाइन मॉन्क बाइमा ये कहते हैं कि मैं शेज हेई बाई को अपना बड़ा भाई, अपना गुरु मानता था और मैंने खुद कभी ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। शेज हेई बाई को मनाने के बाद बाइमा तो अपनी वेस्ट की जर्नी पर निकल गए थे ताकि वो कुछ नए स्क्रिप्टर्स को ला सके और ह्यूमन वर्ल्ड को बचा सके। पेंडाली ये कहता है कि देखो मुझे आपकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर आपसे कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ना तो मैं हेई बाई को जानता था और ना ही मैं किसी और डीमन को जानता था जो कि मारे गए हैं। मैं तो केवल मशरूम डीमन के कहने पर यहाँ पर आया हूँ जिन्होंने मुझे आपको मारने का टास्क दिया है। अब फाइट को शुरू करने से पहले डिवाइन मॉन्क बाइमा उस स्टोन मॉन्क को पानी से बाहर निकालते हैं जिसे अब वो जान से मारने वाले थे। और तभी नजारा शिफ्ट होता है डीमन रियल्म के अंदर, जहाँ पर
प्रिंसेस ने अब समन किया होता है अपने वन आर्म बो स्लीव को, जो कि एक सीधा सीधा टारगेट होता है मॉन्क बाई माँ के लिए। दूसरी तरफ अब बाई माँ और पेंडा ली के बीच में फाइट होना भी शुरू हो गई थी, जिन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि पेंडा ली बाई माँ को रोक रहा था उससे मॉन्क स्टोन को मारने से। वो बाई माँ से ये कह रहा था कि जब से तुमने चुनफेंग टेरेस पर इस मॉन्क स्टोन को रखा था तब से और भी ज्यादा लोग आने लगे थे यहाँ से कूदने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से नीचे कूदे थे उनको ये लग रहा था कि मॉन्क के साथ में कन्फेस करने के बाद उनकी अगली जिंदगी बेहतर होगी। भले ही पेंडा ली का पावर लेवल कितना भी ज्यादा कमाल का क्यों ना हो, लेकिन ये जो बाईमा है उसके पास में मौजूद है इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी। अब भले ही बाईमा का वो इंटेंशन नहीं था जो आउटकम निकल के आए थे, लेकिन आखिरकार वही इन सारी की सारी चीजों की जड़ भी था। जिस मोमेंट पर अब तभी पर बाईमा से टकराता है प्रिंसेस का वो डेडली एरो, और तभी अब पेंडा ली को भी मौका मिल चुका था खुद को तैयार करने का और अपने वेपन को भी तैयार करने का। वो सबसे पहले ड्रैगन किंग आर्मर को पहनता है, क्योंकि उसी को ही पहनने के बाद वो चला सकता था ड्रैगन किंग के स्पीयर को, जिसे वो फाइनली चला ही देता है। और बाईमा को भी रियलाइज हो जाता है कि उसका मर जाना ही सही होगा। उसे ये बात अच्छे तरीके से याद है कि केवल उसके ही कहने पर हेईबाई ने 3 लाख की फौज को तैयार किया था, और केवल उस एक गलती की वजह से सेज हेईबाई और उनकी पूरी की पूरी फौज मारी गई थी। इसलिए मॉन्क बाईमा अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनको मारने के लिए पेंडा ली को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि एक गॉड लेवल बीइंग को मारना ये कोई आसान चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो ड्रैगन स्पीयर है इसका इम्पैक्ट, इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि ये लोग जिस चुनफेंग टेरेस के ऊपर खड़े हुए थे उसमें भी स्लैश आ जाता है, वो भी कट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन आखिरकार पेंडा ली ने अपना काम कर दिखाया और उससे मॉन्क बाईमा को जान से मार दिया, जिसका शुक्रिया अदा करते ही अब एक पत्थर की मूर्त में बदल जाता है। लेकिन ये चीज सुन के वो कौवा पेंडा ली से कहता है कि तुमने उसका शुक्रिया अदा क्यों किया। तो दरअसल बात ये होती है कि वो जो मॉन्क बाईमा है उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज किया ही नहीं था। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेता तब भी उसको मरना ही पड़ता, क्योंकि ये जो पेंडा ली है उसके मैजिकल क्लाउड के अंदर इतने सारे वेपन्स मौजूद है कि उसने ऐसे ही गॉड लेवल बीइंग्स को जान से मारने के लिए रखे हैं। लेकिन बस उसका बैकलैश होने से पेंडा ली की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती, जो कि वैसे भी इस समय पर उतनी ज्यादा अच्छी होती भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उस मॉन्क स्टोन के मास्टर यानी कि मास्टर बाईमा की मौत हो चुकी है, तो वो बंदा अब आ जाता है पेंडा ली के पास। कौवे को लग रहा था कि ये शायद पेंडा ली से बदला लेगा, लेकिन वो मॉन्क स्टोन तो और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचा ली। वो कहता है कि मैं आज के बाद से हमेशा ही आपको फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं कोई कायर नहीं हूँ। आप इस बात को सोचिए कि आपने मेरे मास्टर को मार दिया, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ, तो सोचो मुझ में कितनी हिम्मत होगी। डीमन प्रिंसेस अब अपने कौवे को वापस बुला लेती है, जो कि अभी जैसे ही यहाँ से जाने वाला था तो पेंडालियस को अपना वही गोल्डन फ्रॉग दे देता है, जिसने कई सारे लोगों को स्वेलो कर लिया था। वो कहता है कि वो सभी के सभी इसी के अंदर है और एकदम सुरक्षित है, जिंदा है। तुम इस गोल्डन फ्रॉग को पास के ही गांव में गिरा देना, जिससे कि वो सभी के सभी सही सलामत बाहर निकल आएंगे। ली जेओंग माओ अब उस मॉन्क स्टोन से कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे साथ में चलने वाले हो तो तुम्हारा एक नाम भी तो होना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद से तुम मुझे रूलाई बुलाना। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं डीमन रियल्म के खूबसूरत नजारों को, और वो डीमन प्रिंसेस अब जा रही होती है अपने फादर गोडोंग की ग्रेव की तरफ, जो कि यहाँ से जाने से पहले अपने पिता से इजाजत लेती है और अपने सरपेंट को बुलाते हैं, जिसका नाम है हांग। जो सरपेंट अब प्रिंसेस की बॉडी पर ही कास्ट हो जाता है और वो पहन लेती है डीमन आर्मर योगोई। जाने से पहले प्रिंसेस
प्रिंसेस अब एक पिल को भी खा लेती है जिसको लाइफ एंड डेथ पिल कहते हैं और अब वो फाइनली निकल जाती है यहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ। लेकिन इंसानी दुनिया के अंदर तो कुछ और ही मचा हुआ था, क्योंकि बाई माँ की मौत हो जाने से ये खबर चारों तरफ ही फैल जाती है। आसपास के जितने भी सेक्ट होते हैं, जब उन लोगों तक ये खबर पहुंचती है तो किसी को भी यकीन ही नहीं होता, क्योंकि डिवाइन मॉन्क बाई माँ को जो बंदा अपने हाथों से मार दे वो खुद कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये सारी की सारी बातें सर्कुलेट हो रही थी ह्यूमन वर्ल्ड में। सबको पता लग चुका है कि ये घटना चुनफेंग टेरेस पर घटी है, जिसके बारे में जानने के लिए खुद इंपीरियल कोर्ट के प्रिंस वहां पर जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी वहां पर कई सारे कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं जो कि यही सेम चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। इसीलिए अब एक शाइन दिखाया जाता है कि यहाँ पर आ चुके हैं पीच ब्लॉसम गार्ड। इसीलिए अब यहाँ से बाकी के लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। जिसके बाद प्रिंस पहुंच चुका होता है चुनफेंग टेरेस पर और वो ये देखता है कि असल में बाई माँ के हेड में घुसा हुआ है एक स्पीयर, जो कि एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि ये है असल में ड्रैगन किंग का स्पीयर। वो अब एक स्टोरी बताता है कि ये जो डीमन क्लेन है वो 5 हिस्सों में टूटा हुआ है और उनमें से हर एक का अपना अपना एक डीटी भी है, जिनके नाम है असल में शेज, हेईबाई, यिंगची, हांगलांग, फिशी और गोडोंग। 60 साल पहले चैंगी पिंगी के वॉर में सभी मर गए थे सिर्फ हेईबाई को छोड़कर। इसीलिए फिर वो अपने चारों ही सेजेस के आर्टिफैक्ट को लेकर अब फाइट करने लगे थे। लेकिन इतनी बड़ी और ताकतवर इंसानी सेना का मुकाबला करना ये पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से अब वो पहुंच जाते हैं मिडलैंड के 3 रियल्म्स के जंक्शन पर और शेज हेईबाई ने मरते वक्त अपनी मैजिक पावर की मदद से खुद को एक बहुत ही विशालकाय माउंटेन में बदल दिया था, जिसके अंदर मौजूद है 5 सेजेस के आर्टिफैक्ट और इसको जाना जाता है ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन के नाम से। जिसके बारे में एक और बहुत ही खास बात है कि अगर कोई भी उसके एरिया में एंटर कर जाता है तो वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। और यहीं से अब एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जब वहां से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता तो फिर ये ड्रैगन किंग का स्पीयर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसने बाई माँ की जान ली है। और इस केवल एक इंसिडेंट ने पूरे के पूरे मिडलैंड की सोच को हिलाकर रख दिया था। इसी वजह से अब ये मैटर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब इसकी खबर पीछे ब्लॉसम गार्ड्स की पूरी टीम को दी जानी है। जिस मूवमेंट पर अब तभी वहाँ पर एक बाइसुन नाम की खबरी आती है, जो कि अभी हाल ही में हो रहे ह्यूमन वर्ल्ड के केसेस के बारे में बताती है, क्योंकि हाल ही में आसपास के 4 सेक्ट को तबाह कर दिया गया, जिनके नाम है शांगो सेक्ट, कैंगी युन सेक्ट। जिन दोनों ही सेक्ट को एक रेड सरपेंट ने पूरी तरीके से ही तबाह कर दिया, जिसकी मास्टर एक लड़की बताई जा रही है। और इसी तरीके से जब ज़्यूज़िया सेक्ट के बारे में पता लगाया गया तो उसे केवल एक लड़की ने अपने शॉर्ट ब्लेड की मदद से केवल आधे घंटे के अंदर ही पूरा खत्म कर दिया। और बाइलिंगटन में जो जाहुआ सेक्ट है उसको इन दोनों ने मिलकर खत्म किया है। और ये हमला सीधा सीधा संकेत है कि ये हमलावर असल में आए हैं डीमन क्लेन से। प्रिंस कहता है कि अब जरूर से उन लोगों का अगला निशाना होगा टियानमेन सेक्ट। इसीलिए प्रिंस अपनी फौज को तैयार करने वाला है उन लड़कियों को पकड़ने के लिए। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है पेंडा ली और उसके साथ में जा रहे मॉन्क स्टोन को। और यहीं पर हमें पता लगता है कि पेंडा ली असल में आया है ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन से, जिस माउंटेन के बारे में ये कहा जाता है कि उस जगह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन पेंडा ली ऐसा कर सकता है, जो कि काफी शॉकिंग चीज है। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ एक एम्परर को ढूंढने के लिए, जो कि बेस्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है, जिसको मारने का उसने पूरा डिसाइड कर भी लिया था। लेकिन अब तभी पेंडा ली के पास में वहाँ पर आ जाते हैं उसके मास्टर यानी कि डीमन मशरूम, जिनसे बात करने से पहले ही वो मॉन्क स्टोन को एक कार्ड में बदल चुका था। और ये मशरूम डीमन असल में है पेंडा ली का मास्टर, जो कि इस वक्त मौजूद है ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन के ऊपर। और उसे अपनी केवल एक छोटी सी कॉन्शियसनेस को यहाँ तक पहुँचाने में काफी मेहनत करनी पड़ी है। पेंडा ली ये कहता है कि मैंने आपके पहले दुश्मन डिवाइन मॉन्क बाई माँ का खात्मा कर दिया और अब मैं बढ़ रहा हूँ द बेस्ट इन द वर्ल्ड की तरफ। मशरूम डीमन तो उसको मना भी करते हैं कि अब तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पेंडा ली आखिर किसकी ही सुनने
वाला है। वो कहता है कि अगर मैंने बेस्ट इन द वर्ल्ड को मार दिया तो क्या पता आने वाले समय में मैं ही बेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाऊं। वो कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने मुझे जिन 3 लोगों को मारने के लिए भेजा है उनकी मौत निश्चित है। बेस्ट इन द वर्ल्ड को ढूंढने के लिए अब उसे जाना होगा यिनशेन जनरल के मेंशन की तरफ। पैंडा ली अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ने वाला था तो फिर तभी उसको एक बहुत ही चमकदार चीज नजर आती है, जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहता है। और अब हम देखते हैं टियानमेन सिटी को, जहाँ पर पैंडा ली भी पहुंच चुका था। तभी उसको सिटी के अंदर 2 डीमंस नजर आते हैं, जिनको देखते ही अब वो जैसे ही अंदर जाने वाला था तो पैंडा ली को एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ था। और तभी उसी के पीछे आ चुका होता है प्रिंस, जिन दोनों के ही बीच में अभी की छोटी सी नोकझोंक होती है। और तभी हमें ये भी पता लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सिटी है वो असल में एक चलती फिरती डेडली फॉर्मेशन पर बनी हुई है। मतलब साफ है कि एक बार अंदर आ जाने के बाद अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो वो फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे कि इन दोनों के लिए ही मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पैंडा ली कहता है कि मुझे बस फॉर्मेशन कोर मिल जाए, उसको डिस्ट्रॉय अगर मैं कर दूंगा तो ये फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी और पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन को रोक पाना, इसको ब्रेक कर पाना, ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है। पैंडा ली अब इस सिटी में उछलते कूदते उस फॉर्मेशन कोर के थ्रेड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से असली वाला कौन सा है पैंडा ली को ये नहीं पता। जिस मोमेंट पर तभी उसको वो दोनों ही डीमंस नजर आते हैं, जिनमें से एक ने पैंडा ली के ऊपर अपना अटैक भी किया था, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ में उसको रोक लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही प्रिंस अब अपने गार्ड्स के पास में पहुंचता है तो वो सारे के सारे ऑलरेडी जमीन पर पड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये किया तो किया किसने, क्योंकि बाईशुन भी वहीं पर इंजर्ड पड़ी हुई थी, जिसके इंजरीज को जल्द से जल्द हील करने के लिए वो बाईशुन को बियांक्यू डायग्राम के अंदर ले लेता है। लेकिन अब अकेले प्रिंस के लिए इस डीमनिक फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाना ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी अब पैंडा ली उन दोनों ही लड़कियों को बताता है कि मुझे भी डीमंस ने ही रेस किया है, जिसे देखते ही वो कौवा पैंडा ली को पहचान लेता है। वो उससे ये कहता है कि ली ज़ोंग माओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो ये सामने खड़ी है मेरी मास्टर, जिनका नाम है किंग लियांग, और उसके साथ में जो दूसरी लड़की है उसका नाम है असल में चूकी। पैंडा ली अब इन दोनों से ये कहता है कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि इस पूरी सिटी के ऊपर एक एक किलिंग फॉर्मेशन को बनाया गया है, जिसको देखकर तो किंग लियांग भी शॉक रह जाती है। और उसे वो थ्रेड नजर आ चुका था जो कि फॉर्मेशन कोर से जुड़ा हुआ है, जिसको कौवे की आंखों की मदद से किंग लियांग देखेगी और इंस्ट्रक्शन से देते जाएगी पैंडा ली को, ताकि वो फॉर्मेशन कोर तक पहुंच जाए और उसको डिस्ट्रॉय करके सभी को बचा ले। लेकिन इस मैजिकल फॉर्मेशन थ्रेड के ऊपर चलने की वजह से पैंडा ली की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा खर्चे हो रही थी, और इस बात का भी सबसे बड़ा डर है कि ये फॉर्मेशन किसी भी वक्त एक्टिवेट भी हो सकती है, जिसको देखते हुए अब तभी वहां पर पहुंच जाता है प्रिंस और वो अपना नाम बताता है शेनचाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अपनी एनर्जी को तुम्हें देकर, ताकि तुम काफी फास्ट मूव कर सको। तभी अब उसी मोमेंट पर उस फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिससे कि पूरी सिटी में ही भगदड़ मच जाती है। शेनचाओ कहता है कि अब हमारे पास में केवल और केवल 15 मिनट का ही समय है। उन दोनों ही डीमन गर्ल्स को देखकर अब शेनचाओ ये बात तो समझ चुका था कि ये वही है जिन्होंने उन 4 सेक्ट को मिटाया है, लेकिन फिलहाल में इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उस फॉर्मेशन कोर को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। और पैंडा ली की हेल्प करने के लिए शेनचाओ और चूकी दोनों ही उसे अपनी एनर्जी देंगे, जिसके लिए शेनचाओ ने तुरंत के तुरंत ही एक सेटअप तैयार कर लिया था, जिसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। वो चूकी से ये कहता है कि तुम इसको जितना तेज बजाओगी उतनी ही ज्यादा पावर मिलेगी ली ज़ोंग माओ को। पैंडा ली अब काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि किंग लियांग उसको रास्ता बताते हैं। शेनचाओ और चूकी दोनों ही उसको अपनी एनर्जी देते हैं, जो नजारा भी देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था। और अब उसको ज्यादा देर नहीं लगती उसके लास्ट पॉइंट को ढूंढने में। वो पॉइंट एकदम साफ साफ ली ज़ोंग माओ की नाक की सीध में ही नजर आ रहा था, जहां पर पहुंचते ही अब इन लोगों को अब एक काफी अजीब सी आवाज आती है, जिसको सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। शेनचाओ वहां पर आते ही अब ली ज़ोंग माओ से ये कहता है कि क्या तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि उस आवाज को सुन के अफेक्ट ना हो। जिस मेंशन में से एक औरत बाहर निकलती है और वो इन सभी को अंदर
ले जाती है और ये नजर आता है कि ये जो फॉर्मेशन कोर है वो असल में एक बूढ़े आदमी के साथ में जुड़ी हुई है, जो चीजें देखते ही अभी जैसे ही डीमन चूकी उसको मारने के लिए जाती है तो वो मिस्टीरियस औरत बड़ी आसानी के साथ में उसके वेपन को ब्रेक कर देती है। यहाँ तक कि शेन चाओ भी उसको टच नहीं कर पाता। वो इन लोगों को एक अलग ही रियल्म के अंदर लेकर चली जाती है। उस कमरे में अब केवल ली जियोंगमा और किंग लियांग ही बचे थे। पेंडा ली को इतना तो समझ में आ चुका था कि जो हमें नजर आ रहा है वो सच्चाई नहीं है, जरूर से कुछ न कुछ अभी भी छुपा हुआ है। हम लोगों को अब वो बैरियर भी नजर आता है जहाँ पर शेन चाओ और चूकी दोनों ही चले गए थे। उनके सामने वो घोस्ट लेडी भी आ जाती है। वो ये कहती है कि देखो मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, जिससे कि वो गुस्से के साथ में अटैक करती है। लेकिन चूकी का एक सिंगल अटैक भी उस घोस्ट को टच नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो अपने सारे के सारे पैतरे आजमा लेती है लेकिन उस घोस्ट को मार नहीं पाती। वो घोस्ट कहती है कि देखो अपने वेपन्स को दूर रखो वरना तुम्हें ही चोट लग जाएगी। शेन चाओ अपने पास में रखी हुई अब एक एंशिएंट गन को निकालता है, जिससे वो फुली लोड करता है और सीधा फेंक के मारता है उसे घोस्ट की तरफ, क्योंकि बात यह है कि उसको गन चलाना ही नहीं आता, जिससे कि शेन चाओ का एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट बर्बाद हो चुका था। और तभी अब अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके पेंडा ली ने उससे बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था, जिससे कि वो तीनों की तीनों ही बाहर आ जाते हैं। और अब पेंडा ली ये बताता है कि ये जो बुड्ढा है वो जब तक जिएगा तब तक हम सेफ हैं, क्योंकि अगर ये मर गया तो तुरंत के तुरंत ही वो फॉर्मेशन भी ट्रिगर हो जाएगी। तभी वो घोस्ट भी ये बताती है कि ये जो फॉर्मेशन है वो एंशिएंट टाइम से सिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन हाल ही में किसी ने इसको रीअरेंज करके मेरे बेटे की बॉडी के साथ में जोड़ दिया। और जिसने भी ये किया है वो अच्छे तरीके से जानता था कि अपने बेटे की जिंदगी के आखिरी मोमेंट में मैं उसको देखने के लिए जरूर से आऊंगी। जब मेरा बेटा 7 साल का था तब मेरी मौत हो गई थी, लेकिन जब मैं कॉफिन के अंदर जागी तो ना तो मैं कोई इंसान थी और ना ही कोई घोस्ट। शेन चाओ कहता है कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक ज़ॉम्बी को देख रहा हूँ। पेंडा ली कहता है कि वैसे तुम्हारी पावर्स के हिसाब से तुम्हें एक ड्राउट डीमन कहा जाना चाहिए। सबसे पहले तो किसी बंदे ने ये पता लगाया कि ये जो बूढ़ा आदमी है उसकी माँ है एक ड्राउट डीमन, जो कि उसकी जिंदगी के आखिरी समय में उसको देखने के लिए जरूर से आती, ये उसे पता था। इसीलिए उसने इस ड्राउट डीमन के बेटे के साथ में फॉर्मेशन कोर को जोड़ दिया। जैसे ही ये मरेगा वो फॉर्मेशन एक्टिवेट भी हो जाएगी। वैसे ये फॉर्मेशन एक ड्राउट डीमन को मार तो नहीं पाएगी, लेकिन उसको एग्जॉस्ट इतना ज्यादा कर देगी कि वह बंदा बाद में आकर इसको उठाकर भी ले जा सकता है जिसने भी इस फॉर्मेशन को सेटअप किया है। और एक ड्राउट डीमन को पकड़ने के लिए एक पूरी सिटी की कुर्बानी दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सब कुछ ऑब्जर्व किया था शेन चाओ और पेंडा ली ने, वो दोनों ही ये सोचते हैं कि अगर इस ओल्ड मैन की लाइफ स्पैन को बढ़ा दिया तो शायद काम बन जाएगा। जिनकी हेल्प करने के लिए अब प्रिंसेस किंग लियांग आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके पास में वही ग्रीन पिल मौजूद है। जो पिल उस ओल्ड मैन को खिला दी जाती है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तभी प्रिंसेस किंग लियांग पेंडा ली से ये कहती है कि तुमने चुनफेंग टेरेस के ऊपर जो कहानी सुनाई थी उसे सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पिता गुडोंग को कितनी बेरहमी के साथ में मारा गया था। उन्हें धोखा दिया गया और किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ झूठ है। जिन लोगों की बातों को सुनकर अब शेन चाओ ली जियोंगमा से कहता है कि क्या तुमने बाई माँ को मारा है और तुम दोनों ही डीमन गर्ल से यहाँ पर शेर से गुडोंग की मौत का बदला लेने के लिए आई हो। अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो कमजोर सेक्ट को क्यों निशाना बना रही हो? तुम्हें तो उन्हें पकड़ना चाहिए जो कि सच में गुनहगार है। लेकिन अब तभी उसी मोमेंट पर उसे ओल्ड मैन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक छोटे से बच्चे में बदल जाता है, जो ड्राउट डीमन को माँ कह के बुलाता है। यानी कि वाकई में वो दवा काम कर गई है। उस बच्चे को अब ये लग रहा था कि उसने अपनी जो पूरी जिंदगी इतने मुश्किल भरे समय में बिताई थी वो सिर्फ उसका एक सपना था, और उसकी आंख खुलते ही उसने अपनी माँ को सामने पाया। लेकिन अब क्योंकि वो मरने नहीं वाला तो अब वो फॉर्मेशन भी एक्टिवेट नहीं होगी। सभी लोग अब फाइनली और सेफली सिटी से बाहर आ जाते हैं। ड्राउट डीमन अब जैसे ही अपने बेटे के साथ में जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसे इस बात की सफाई देनी पड़ती है कि उसने आखिर पीच ब्लॉसम गार्ड्स के ऊपर हमला क्यों किया था। उसे ये लग रहा था कि ड्राउट डीमन को पकड़ने के लिए जो उसके बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीच ब्लॉसम गार्ड्स ही है, लेकिन आज तक उस ड्राउट डीमन ने किसी भी इंसान को जान से मारा नहीं है। वो लोग केवल अनकॉन्शियस हैं और कुछ दिनों में होश में भी आ जाएंगे।
होंगे। लेकिन उस फाइट में बाईशुन को चोट लग गई थी और केवल ये बात तो सुनते ही अब शेन चाओ को गुस्सा आ गया था। वो डीमन को मारने के लिए अब तुरंत ही अपनी मदर की स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन ड्राउट डीमन भी तुरंत ही उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो ये कहती है कि अगर मैंने गलती की हो तो आप मुझे सजा दे सकते हो, जिसकी बातों को सुनकर तो बाईशुन भी डायग्राम से बाहर आ जाती है और वो ये कहती है कि इन माँ बेटे के प्यार ने मेरे दिल को छू लिया, इसीलिए आप इनसे बदला नहीं लेंगे और शेन चाओ उन दोनों को ही माफ कर देता है। जिसके तुरंत ही बाद वो माँ बेटे यहाँ से उड़न छू भी हो गए थे। शेन चाओ कहता है कि ठीक है, अब ली जियोंगमा मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, लेकिन पेंडा ली का साथ देने के लिए वहाँ पर किंग लियांग और चूकी दोनों ही मौजूद थे। इसीलिए शेन चाओ जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो फिर तभी किसी बंदे की आवाज आती है और वो ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरे उस ड्राउट डीमन को पकड़ने के प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुमने असल में कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जिसकी बातों को सुनकर अब तुरंत ही प्रिंसेस किंग लियांग अपने डीमन आर्मर और बटरफ्लाई टेक्निक को निकालते हैं, जिसका एरो शूट करते ही अब एक बंदा भागते हुए नजर आ रहा था। प्रिंसेस उसके ऊपर लगातार ही अटैक करती है और फाइनली उसको अपना निशाना बना ही लेती है, जिसे देखने के लिए अब जैसे ही जा रहा था शेन चाओ तो पेंडा ली को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो समन करता है अपने एक जेज के वेपन को। शेन चाओ उस बंदे को पहले ही खत्म कर देता है और पेंडा ली का अटैक बेकार में ही चला जाता है। लेकिन शेन चाओ ये चीज देख के शौक रह जाता है कि आखिर पेंडा ली के पास में शेज यिंगची की चुनलाई स्वॉर्ड कहाँ से आई। पेंडा ली तो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। और अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप लोग उसके आगे की स्टोरी को देखना चाहते हो, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इसका जो विजुअल स्टाइल है और इसकी जो स्टोरी है वो सच में कमाल की है।